अरविंद जी साइकिल पर समोसे बेचते थे और रात को घर लौटते तो उनका भाई पत्नी बच्चों के साथ आ जाते और जो कुछ घर में बना होता खाकर चले जाते। तो अरविंद की पत्नी कहती, हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं, भाई को बोलो खुद कमाकर अपने बच्चों को खिलाए, हम अपने बच्चों का खाना किसी को नहीं देंगे। अगले दिन अरविंद ने भाई को मना किया तो उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर अरविंद को मारा पीटा और साइकिल भी तोड़ दी और बोले, अब तुम लोग भूखे मरोगे। अरविंद जी हड्डियां तुड़वा कर बिस्तर पर लग गए। तो अगले दिन भाई ने उनके घर झाँका तो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो आज फिर साइकिल की एक ओर समोसों का थैला और दूसरी ओर समोसों के साथ खाने वाली चटनी थी। वो उन जगहों पर अपनी साइकिल लेकर जाते जिन गलियों में कई सालों से लेकर जा रहे थे। अब तो गलियों के ग्राहक भी पक्के हो गए थे। घर से बाहर निकल कर ही अरविंद की साइकिल का इंतज़ार कर रहे होते कि कब अरविंद आए और उससे समोसे खरीदे। वो जैसे ही गली में आया, शोर समझ गया था, अरविंद चाचा आ गए, अरविंद चाचा आ गए। गली के बच्चों का शोर हुआ था। अरविंद के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। उम्र से पहले सर के बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हो गई थी। मेहनत करना आसान तो नहीं होता। उसने जल्दी से कागज़ निकाल कर समोसे पूछ के डालना शुरू किए। फिर अपनी स्पेशल चटनी डालने लगा जो समोसों की जान थी। और देखते देखते काफ़ी बच्चे इकट्ठा हो गए थे। औरतें दरवाज़ों पर खड़ी थी। अरविंद भाई, आज देर क्यों हो गई? कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों ने तो हमारी जान खा रखी है। वो कहने लगा, बहन जी कल से बुखार था इसलिए थोड़ी देर हो गई। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। पहली गली में आधे समोसे ख़त्म हो चुके थे। अगली गली में गया तो समोसे पूरे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि पिछले दिन वो समोसे बेचने नहीं आया था, क्योंकि अरविंद को बुखार था। अभी भी 100 बुखार उसके शरीर में था। दवाई खाकर ही वो निकला था। सारे समोसे उसकी पत्नी ही बनाकर फ्राई करके देती थी और चटनी भी वही बनाती थी। अरविंद दोपहर के 12:30 बजे निकल जाता था और जहाँ जहाँ बच्चों के स्कूल होते वहाँ अपने समोसे बेचता था, क्योंकि छुट्टी के समय जब बच्चे बाहर आते तो अरविंद समोसे वाले से ही समोसे लेते थे। उसके बाद वो शाम को फिर निकल जाता। मोहल्ले की गलियों में अरविंद के समोसे पुकारने लगते। कई लोगों को उसके समोसे की आदत पड़ गई थी और वो सस्ते भी देता था। दिन में 3 से 4 बार वो समोसे बेचने जाता था और उसकी पत्नी समोसे तैयार करके रखती थी। रोज़ाना मेहनत कर करा के अरविंद 800-1000 रुपये कमाता था और कभी कभी तो 1200 भी हो जाते थे। और उसकी इतनी कमाई का कारण आपको आगे चलकर पता चलेगा। जब वो थका हारा रात 8 बजे घर पहुंचा तो उसकी बड़ी बेटी ने खाना तैयार कर रखा था। अरविंद खाना खाने ही वाला था कि तभी उसका भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ गया। अरविंद की पत्नी रेखा का तो मुंह बन गया था, क्योंकि ये हर दूसरे दिन की कहानी थी। अरविंद का भाई रवि अपने परिवार को लेकर अरविंद के घर आ जाता, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद रात को वो अच्छा खाना खाता था। उसकी बेटी खाना भी अच्छा बनाती थी। दाल सब्जी रोटी चावल ये सब देखकर उसका भाई रवि और उसकी पत्नी और बच्चे भी खाने पर बैठ गए। रेखा अपनी बेटी से कहने लगी, आरती चूल्हा बंद मत करना, रोटियां और बना लो, तुम्हारे चाचा चाची भी खाना यहीं खाएंगे। रेखा के स्वर में तंज था, लेकिन ना तो रवि को परवाह थी ना उसकी पत्नी और बच्चों को। जब तक अरविंद हाथ धोकर आकर बैठा, आधे से ज़्यादा खाना उसका भाई भाभी और उसके बच्चे अपनी अपनी प्लेटों में भर चुके थे। बस थोड़ा ही खाना रह गया था। अरविंद ने गहरी सांस ली, चुपचाप दाल प्लेट में डाली और खाने लगा। रवि कहने लगा, भाई साहब आजकल काम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पूरा दिन मैं दुकान पर बैठा रहता हूँ पर कोई ग्राहक आता ही नहीं। ये कहते हुए जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। अरविंद कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दुकान वाले वैसे भी परेशान रहते हैं, तुम भी यही मेरा वाला काम शुरू कर दो। वो कहने लगा, नहीं, ये इतनी मेहनत वाला काम मैं नहीं कर सकता। मेरी समाज में इज्जत है, लोग मुझे दुकानदार कहते हैं, मार्केट वाले सलाम करते हैं, फिर सफ़ेद कुर्ता पहनकर दुकान पर बैठने का अपना ही रौब और इज्जत है। बार बार लोग समोसे वाला कहते हैं तो बेइज्जती सी लगती है। साथ साथ रोटी खा रहा था और अरविंद को बातें भी सुना रहा था कि जो काम वो करता है उसमें इज्जत है और जो काम अरविंद करता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। अरविंद ने गहरी सांस ली और बस एक रोटी खाकर वो उठ गया। खाना खाते ही उसका भाई और भाभी कहने लगे, आरती बेटा दूध पत्ती की चाय तो बनाकर लाना। रवि की पत्नी कनिका रेखा के पास बैठ गई और ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन रेखा ने उसे मुंह नहीं लगाया। कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह सुबह मुझे समोसों की तैयारी करनी होती है, अब मेरा पूरा दिन तो समोसे बनाने में ही गुजर जाता है। कनिका कहने लगी, हाँ भाभी आपकी भी कोई ज़िंदगी है, सुबह उठती हैं और काम पर लग जाती हैं, सुबह अलग समोसे शाम के अलग समोसे बनाती हैं। भाभी आपकी हिम्मत है जो इतने समोसे बना लेती हैं। वो कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे भी साथ लग जाते हैं और फिर मेहनत में क्या शर्माना, कम से कम मुफ्त का तो नहीं खाते। बातों बातों में रेखा कई बार कनिका को जलील कर देती थी
कि रोज़ ही मुँह उठाकर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी खा पीकर दूध पत्ती की चाय पीकर ही जाती थी। रेखा अरविंद से कहने लगी, तुम मना क्यों नहीं करते अपने भाई को? एक तो आता है मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और फिर आपको ही बातें सुनाकर जाता है कि उसका काम इज्जत वाला है और आपका काम इज्जत वाला नहीं है। अरविंद कहने लगा, छोड़ो उसकी बातें, भगवान ने जिसकी रोटी जहाँ लिखी है वो खाकर ही जाता है, कोई बात नहीं। वो कहने लगी, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं। जब आता है तुम्हारे सामने अपने काम के रोने रोता है, तुमसे कभी 5,000 कभी 2,000 ले जाता है। आपने कनिका के कपड़े देखे थे? पूरे 2,000 का सूट पहन रखा था उसने। मैंने तो ऐसे कपड़े आने जाने के लिए संभाल के रखे हैं, कहीं मेहमान जाना पड़ जाए तब पहनती हूँ, और वो आम ऐसे कपड़े पहन के घूमती है। अरविंद कहने लगा, तो उसके पति का काम ही कपड़े का है, वो लेडीज सूट बेचता है, जो बच जाते होंगे अपनी पत्नी को दे देता होगा। वो कहने लगी, तो क्या उसे भाभी नज़र नहीं आती या भतीजियाँ नज़र नहीं आती, जहाँ रोज़ खाना खाने आ जाता है? क्या था कि एक एक सूट हम लोगों को भी दे दे। लेकिन ना जी ना रवि का इतना हौसला है और ना ही उसकी पत्नी का। मैंने तो नहीं देखा उसे कि कभी दिवाली पर कोई भी मिठाई या केक लेकर आया हो। अरे भाग्यवान, नहीं लेकर आता तो क्या हो गया। वो कहने लगी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अरविंद अक्सर कुछ ना कुछ कह देता ही रहता था। इस बार तो जैसे रेखा का धैर्य जवाब दे गया था। अरविंद कहने लगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दोगी कि नहीं? सुबह तुम्हारे साथ मुझे भी समोसे तैयार करने पड़ते हैं। अगर तुम मेहनत करती हो तो मैं भी बराबर की मेहनत करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी काम में लगता हूँ और बेचने भी जाता हूँ। गर्मी सर्दी धूप कभी देखी नहीं है मैंने। सुबह से मुझे बुखार है, अभी भी शरीर टूट रहा है। फिर अपनी बेटी से कहने लगा, आरती बेटा, मुझे बुखार की दवाई दे दो, शरीर में बहुत तेज़ दर्द है, सुबह फिर उठना है। रेखा कहने लगी, ऐसे ही मेहनत करते रहे ना तो बीमार ही रहोगे। ना अपने स्वास्थ्य का ख्याल है और ना ही अपने पैसों को संभालने का ख्याल है। जब देखो उड़ाते रहते हो अपने भाई पर, और वो भी मज़े लेने के लिए आ जाते हैं। रेखा का दिल जल चुका था। उसे ये था कि थका हारा पति आता है तो कम से कम अच्छा खाना तो खाने को मिले। फिर अपनी बेटी से कहने लगी, अपने पिताजी को दूध के साथ दवाई देना, रोटी भी ठीक से नहीं खाई है। जितना मर्जी वो अरविंद से लड़ लेती थी, बहस कर लेती थी, लेकिन उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। रेखा कहने लगी, पहले आपने अपनी सारी जान अपने बहन भाइयों पर लगा दी। जब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो तीन बहनें थीं जिनकी शादी होनी बाकी थी। अरविंद को याद आने लगा कि उसकी माँ कितना रो रही थी जब अचानक से उसके पिताजी का देहांत हो गया था। अरविंद के पिताजी भी समोसे ही बेचा करते थे और इसी तरह एक बार समोसे बेचने ही गए थे लेकिन वापस नहीं आए। फिर किसी ने आकर बताया कि कमल समोसे वाला बेहोश हो गया है। जब अरविंद और रवि पहुंचे तब तक उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। इस अचानक से होने वाली दुर्घटना ने तो जैसे दोनों भाइयों को तोड़कर रख दिया था। सबसे बड़ा अरविंद था, उससे छोटी उसकी एक बहन थी, फिर रवि, और रवि के बाद फिर दो बहनें। लेकिन उस समय शादी सिर्फ अरविंद की हुई थी। शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे कि ससुर का देहांत हो गया और ससुर के देहांत का सदमा सास ने बहुत ज़्यादा लिया था। सारे घर की जिम्मेदारी रेखा पर आ गई, लेकिन फिर भी उसने कभी नाक मुँह नहीं चढ़ाया था, क्योंकि शुरू से ही वो कभी मेहनत से नहीं घबराती थी। अरविंद तो जैसे टूट कर रह गया था। कहने लगा, कैसे करूँगा सब कुछ। पिताजी होते थे तो समझाते रहते थे, क्योंकि अरविंद ने भी अपने पिता वाला काम ही शुरू किया था। दोनों बाप बेटे समोसे ही बेचने जाते थे। रेखा कहने लगी, आप परेशान ना हो, भगवान अगर कोई परीक्षा में डालता है तो परीक्षा में सफल होने का रास्ता भी दिखा देता है, आप हिम्मत ना छोड़ें। तब से रेखा ने समोसे बनाकर देना शुरू कर दिए। जहाँ कमल समोसे वाला समोसे बेचता था वहीं अब अरविंद भी जाने लगा। उसकी माँ बीमार रहने लगी। इन्हीं दिनों अरविंद से छोटी बहन उर्मिला का रिश्ता आ गया। उसकी माँ कहने लगी कि अरविंद, मैं चाहती हूँ कि बेटियों की शादियाँ कर दूँ, मुझे तो अपनी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अरविंद कहने लगा, माँ, अभी तो पिताजी के स्वर्गवास को 6 महीने भी नहीं गुजरे और आप तो जानती हैं कि मैं कितना कमा पाता हूँ, फिर दहेज का इतना खर्चा कैसे होगा सब। रवि तो इस काम को हाथ नहीं लगाता, कहता है कि जिस कपड़े की दुकान पर नौकरी करता हूँ उसी मार्केट में मैं भी दुकान खरीदूंगा, तभी काम करूँगा। ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो गई, कहने लगी, भगवान मदद करने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रिश्ता वापस जाए, जो होगा कर लेंगे। रेखा ने भी अरविंद को तसल्ली दी थी कि आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, आप रिश्ता पक्का कर दें। मेरे दहेज की जो चीज़ें हैं वो सीधी सीधी हम उर्मिला को दे देंगे। जो सामान मेरी माँ ने दिया है वो उर्मिला के साथ चला जाएगा। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाकी छोटा मोटा जो रह जाएगा वो हम ले लेंगे। मेरे कुछ गहने हैं वो बेच दें, उर्मिला का फर्नीचर भी आ जाएगा। रेखा की बातें सुनकर उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया।
उर्मिला का रिश्ता पक्का हो गया। अरविंद ने दुगनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह सुबह स्कूल में समोसे बेचता, फिर दोपहर में समोसे बेचने के लिए दूसरी ओर निकल जाता, यहाँ तक कि शाम तक यही काम करता रहता। अलग अलग गलियों में जाता, समोसे बेचता। पैसे इकट्ठे करके उसने बड़ी इज्जत से बहन की शादी की थी। रेखा का दहेज लेकर उर्मिला अपने ससुराल विदा हो गई। अरविंद की माँ ने रवि से कहा कि बेटा तुम भी यही काम शुरू कर लो, लेकिन वो कहने लगा मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इज्जत वाला काम करूँगा। ये क्या गली में भटकते हुए समोसे बेचते फिरो, मैं ये काम नहीं करूँगा। माँ के लाख समझाने पर भी रवि ने उनकी बात नहीं मानी। कहने लगा कि पिताजी ने जो एक ज़मीन खरीदी थी वो मुझे दे दें, मैं वो बेचकर कपड़े की दुकान खोलूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। लेकिन उसकी माँ कहने लगी उस पर तो तुम सब बहन भाइयों का बराबर का अधिकार है, तुम्हारे पिता की हर चीज़ पर तुम्हारी बहनों का और अरविंद का भी अधिकार है। वो कहने लगा बहनों की शादी हो तो रही है, जब बहनों की शादी हो जाएगी तो उनका कोई अधिकार नहीं बचेगा। अरे हमारे पिताजी ने कौन सी करोड़ों की धन दौलत पीछे को छोड़ी है जो बहनों को भी उनका अधिकार देते रहें। ये मकान है और एक प्लाट है ही तो है। उसकी माँ कहने लगी जो भी है अधिकार तो पांचों बच्चों का है। वो कहने लगा उर्मिला की शादी हो चुकी है और पैसे भी अच्छे खासे खर्चे हुए हैं, उसको बोलो अपने पति के पैसों पर अधिकार दिखाए, पीछे मुड़कर प्लाट की ओर ना देखे। अरविंद कहने लगा ये तुम क्या कह रहे हो, पिताजी की चीज़ पर सबका बराबर का अधिकार है, और वैसे भी उर्मिला की शादी पर तुमने क्या खर्च किया, कुछ भी तो नहीं। वो कहने लगा मेरे पास है क्या, खाली हाथ बैठा हूँ, दुकान खोलूँगा कमाऊँगा तो मैं भी बहनों के लिए खर्चा करूँगा, उनका दहेज बनाऊँगा, और देखना भाई आपसे ज़्यादा ही पैसे खर्च करूँगा। आपको नहीं पता कैसे धड़ाधड़ लेडी सूट बिकते हैं और काम भी इज्जत वाला है, बंदा बड़ी शान से जाकर अपनी दुकान पर बैठता है। अरविंद कहने लगा जो सैलरी मिलती है तुम्हें उसमें से तो तुम माँ को 1 रुपया भी नहीं देते। वो कहने लगा लो कर लो बात, अब आपको भी इस चीज़ पर भी आपत्ति होने लगी। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, मैं सारे पैसे जमा कर रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा। सच तो ये था कि रवि कोई पैसे जमा नहीं करता था, अपने दोस्तों में खा पी कर उड़ा देता था। माँ को तो आज तक कभी उसने 1 रुपया तक नहीं दिया था, अपने ही पास रखता था। एक अरविंद था जिसके सर पर सारी जिम्मेदारी पड़ चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी माथे पर बल नहीं आने दिए। रवि ने तो जैसे हंगामा कर दिया कि पिताजी का प्लाट बेचकर सारे पैसे मैं लूँगा। तंग आकर अरविंद कहने लगा कि ऐसा करो मेरे हिस्से के पैसे भी तुम रख लो, लेकिन कम से कम बहनों का हिस्सा तो उनके हवाले करो। लेकिन नहीं, रवि ने बहुत झगड़ा किया। आए दिन घर में झगड़े बढ़ने लगे। माँ ने भी तंग आकर प्लाट रवि के हवाले कर दिया। उसने प्लाट बेचा, दुकान खरीदी और बाकी पैसों से लेडीज सूट अपनी दुकान पर डालकर बैठ गया। यही कहा कि बहनों की शादी का दहेज मैं इकट्ठा करूँगा। लेकिन वहीं से रवि और कनिका के प्यार की कहानी शुरू हो गई। वो कपड़े लेने आती थी और शर्मा शर्मा के रवि को देखती रहती थी। वहीं से उनकी इशारेबाजी शुरू हो चुकी थी। कनिका भी गरीब परिवार से संबंध रखती थी। फिर उसने जब देखा कि रवि अपनी दुकान का मालिक है, ढेर सारे लेडीज़ कपड़े हैं, तो घर भी अच्छा होगा। घर उस समय अच्छा ही था। उसने रवि को चिट्ठी लिखकर देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हो गया। अरविंद की माँ ने रवि के लिए भी एक लड़की को पसंद कर रखा था और ये बात रवि भी जानता था। पहले तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अरविंद की दूसरी बहन का रिश्ता भी उसी लड़की के भाई के साथ तय था जिस लड़की से रवि का रिश्ता तय था, और यही तय हुआ था कि दोनों बहन भाइयों की शादी इकट्ठा कर दी जाएंगी। लेकिन जब शादी की बात आई तो रवि ने बहन की शादी के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहने लगा कि उसका काम अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। काम उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन वो सारा पैसा कनिका पर खर्च करने लगा था। कनिका उसके साथ रेस्टोरेंट में जाती, चाट खाती, गोलगप्पे खाती और मीठी मीठी बातें भी करती। रवि पूरी तरह से उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। जब रवि की माँ ने कहा कि बेटी की शादी भी जल्दी ही करनी है, जिस पर रवि कहने लगा तो कर दे उसकी शादी। रवि की माँ कहने लगी बेटा तुमने कहा था कि दहेज के पैसे तुम इकट्ठे करोगे, कुछ तुम करो कुछ अरविंद करेगा, क्योंकि पहले उर्मिला की शादी में तो मेरी बहू रेखा ने अपना ही दहेज उसे देकर शादी करके विदा किया था, लेकिन इस बार तुम दोनों भाइयों को ही करना है। वो कहने लगा मेरा काम इतना अच्छा थोड़ी चल रहा है जो मैं सुषमा की शादी पर पैसे खर्च करूं। ये सुनकर रवि की माँ कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, प्लाट को बेचकर सारे रुपए तुमने अकेले इस्तेमाल कर लिए, दुकान खरीदी, माल डाला, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर उस ज़मीन को बेचकर मैं पाँचों में बांटती तो मेरी बेटी तो अपने घर आराम से विदा हो जाती। और वो लोग कह रहे हैं कि शादी एक ही साथ होनी चाहिए, तुम उनकी बेटी से शादी करोगे और सुषमा की शादी उनके बेटे कपिल से होगी। ये सुनकर रवि कहने लगा मैं नहीं करूँगा उस लड़की से शादी, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। ये सुनकर रवि की माँ गुस्से से आग बबूला हो गई
कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितने समय से तुम्हारी बात तय है और ये तुम भी जानते थे, कल तक तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वो कहने लगा, कल तक आपत्ति नहीं थी मगर आज है। मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। उन लोगों ने सुषमा का रिश्ता कपिल से करना है तो करें, नहीं करना तो शादी तोड़ दें। वैसे भी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं कि मैं बहन के दहेज के लिए पैसे दूं। ये सुनकर तो रवि की माँ का दिमाग घूम के रह गया। वो रवि के साथ लड़ने झगड़ने लगी। आवाज़ अरविंद के कमरे तक भी गई थी। रेखा और अरविंद भी वहाँ पहुँच गए। रेखा कहने लगी, माँ जी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी, इस कमीने ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी दूभर करके रख दी है। पहले कहता था सारे पैसे मुझे दे दो, दुकान से पैसे आएंगे तो मैं बहनों की शादी करूँगा, और अब इससे बात की तो ये मुकर गया। ऊपर से कह रहा है कि अनीता से शादी नहीं करेगा। अरे अगर ये अनीता से शादी नहीं करेगा तो कपिल भी सुषमा के रिश्ते से इनकार कर देगा। ये बुढ़ापे में मुझे गांव वालों के सामने शर्मिंदा करना चाहता है। अरविंद कहने लगा, ये क्या कह रहे हो तुम? कब से तुम्हें पता था कि तुम्हारा रिश्ता अनीता से तय है? और कल तक तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि तुम जब भी उनके घर जाते थे अनीता के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लेकर जाते थे। तो अब क्या हुआ तुम्हें? कहने लगा, मैं बेवकूफ़ था और मुझे अकल आ गई है। मैं नहीं करूँगा अनीता से शादी। मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा और लड़की भी मैं पसंद कर चुका हूँ। ये सुनकर तो रवि की माँ ने हंगामा कर दिया कि मैं तो तुम्हारी पसंद की लड़की इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो पहले ही मेरा दिमाग चाटते रहते हो। पत्नी भी मन पसंद आ गई तो तुम तो कुछ सुनोगे ही नहीं, किसी बहन को पूछोगे भी नहीं। लेकिन रवि ने जिद पकड़ ली कि वो शादी कनिका से ही करेगा। दूसरी ओर सुषमा का रिश्ता भी खतरे में पड़ चुका था। वो अलग माँ के सामने रोने लगी कि रवि की वजह से मेरा घर भी बस नहीं सकेगा। माँ की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो भी इस दुनिया से चली गई। अरविंद तो पूरी तरह से बौखला कर रह गया था। एक तरफ माँ के अचानक देहांत का दुख और दूसरी ओर बहन का रिश्ता टूटने का खतरा। और रवि तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कहता था, शादी करूँगा तो कनिका से करूँगा वरना मर जाऊँगा। अपने आप को ख़त्म कर लूँगा और ये भी लिख के जाऊँगा कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे घर वाले हैं। अरविंद बहुत परेशान था। उसने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। तो वो अनीता के घर चला गया। साथ में रेखा भी गई थी। मिन्नत समाजत करके उसने रवि की सारी बात बताई। उन लोगों के माथे पर बल पड़ गए कि अगर वो मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो मैं क्यों तुम्हारी बहन अपने घर लेकर आऊँ। मेरी तरफ से भी साफ इनकार समझो। बहुत मनाया समझाया लेकिन उन लोगों ने भी इनकार ही कर दिया। सुषमा रोए जा रही थी, बहुत परेशान थी। जब रेखा ने अपने भाई से सुषमा के लिए बात की, उसने तो आपत्ति नहीं की। रेखा ने इस कठिन समय में अरविंद का बहुत साथ दिया और सुषमा की शादी हो गई। और शादी का सारा खर्चा सिर्फ अरविंद ने ही किया था। सुषमा तो उसे दुआएं दे रही थी और रो रो कर कह रही थी, भगवान करे रवि का सब कुछ बर्बाद हो जाए। जैसे ही वो विदा होकर गई, रवि कहने लगा, उसे कनिका से शादी करनी है और अपनी शादी के लिए पैसे हैं मेरे पास। कौन से ज़्यादा रुपए लगना है जो धूमधाम से शादी करनी है? मैं बस सादगी से शादी करूँगा। अरविंद को पता था कि रवि बहुत ज़िद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। इसलिए अरविंद और रेखा दोनों कनिका के घर रिश्ता लेकर गए। शादी इतनी भी सादगी से नहीं हुई। सब कुछ रवि ने ही किया था क्योंकि पैसे उसके पास थे और कुछ माल उसने सस्ते भाव में बेचकर पैसे इकट्ठा करके अपनी शादी धूमधाम से की थी। लेकिन जैसे ही कनिका घर पर आई, उसने नखरे करने शुरू कर दिए। रेखा ने 15-20 दिन उससे घर का कोई काम नहीं कहा था, लेकिन जब घर के कामों के लिए कहा कि आधा तुम करो आधा मैं करती हूँ, तो कहने लगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो घर में कभी कोई काम ही नहीं किया है। उसे सब कुछ आता था लेकिन साफ मुकर गई। रेखा ने शुरू में तो उसे काम सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहती थी। आए दिन काम को लेकर झगड़े करने लगी। रवि कहने लगा कि अरविंद भाई, मुझे आप अलग कर दें तो अच्छा रहेगा, ये घर बेच दें। ये सुनकर अरविंद कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? पहले तुमने पिताजी की ज़मीन बेच दी, अब तुम घर बेचने की बात कर रहे हो। सब कुछ बेच बाच के तुम्हें करना क्या है? बड़ा घर है, बहनें आती हैं रहती हैं, इसे बेचकर हम छोटे छोटे घर में चले जाएंगे। कभी कोई बहन रहने के लिए आ गई तो क्या करेंगे हम लोग? वो कहने लगा, बहनों के क्या अपने घर नहीं हैं? अपने अपने घरों में रहा करें। मैं नहीं रह सकता एक ही घर में। आए दिन की बहस और लड़ाई होती है। अरविंद कहने लगा, तुमने प्लाट में किसी बहन का हिस्सा नहीं दिया, लेकिन घर में मैं अपनी बहनों को उनका अधिकार दूंगा। बराबर से पैसे बांटेंगे, जो बहनों का अधिकार है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन रवि ने इस पर भी झगड़ा शुरू कर दिया। उसका बस यही काम था, हर बात पर लड़ता था, झगड़ता था। बहनों के घरों में जाकर शोर शराबा किया कि तुम लोग तो अपने घरों में आराम से बैठी हो और तुम लोगों की वजह से अरविंद मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। तुम लोग अपना हिस्सा क्यों मांगती हो? बहनों के ससुराल वालों के और पति के सामने एक तमाशा सा लगा दिया।
उर्मिला तो रोने लगी और कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए मेरे ससुराल में आकर तमाशा मत लगाओ। सुषमा का हिस्सा भी रेखा के भाई ने नहीं लिया था, मगर तीसरी बहन की शादी बाकी थी और उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी। अरविंद ने घर बेचा तो छोटी बहन की शादी उसके हिस्से से ही कर दी, लेकिन तीनों बहनों को कहा कि जब मेरा अच्छा काम हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को तुम्हारा अधिकार ज़रूर दूंगा। तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है तुम लोगों के लिए। घर का ज़्यादा पैसा रवि के पास आया। अरविंद ने अपना छोटा सा घर खरीदा, लेकिन बहनों को यही कहा कि मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं, जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हो। बहनों ने अरविंद को बहुत दुआएं दी। तीनों बहनें आती थीं, लेकिन भाई पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालती थीं। समय से पहले ही अरविंद के बालों में सफ़ेदी आने लगी थी। उसकी अपनी बेटी जवान होने लगी थी, कॉलेज में पढ़ने लगी थी। दूसरे नंबर का बेटा भी स्कूल में पढ़ता था। कहता था कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा और पिताजी का हाथ बटाऊंगा। बेटे और बेटी दोनों ही बहुत अच्छे थे। रेखा सुबह सवेरे ही उठ जाती थी, अरविंद भी जल्दी उठता था। पहले दोनों पूजा पाठ करते थे, फिर उसके बाद समोसे बनाना शुरू कर देते थे। बड़ी सफाई से रेखा समोसे बनाती, फ्राई करती और फिर चटनी बनाती थी। यही कारण था कि मेहनत से किए काम पर भगवान ने रंग चढ़ा दिया। लोग उसके समोसे बड़े शौक से खाते थे, लेकिन रवि की दुकान धीरे धीरे बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी। बस कुछ कपड़े ही दुकान पर पड़े थे, बाकी पूरी दुकान खाली हो चुकी थी, क्योंकि जो बेचता था खा जाता था। और जब भी कनिका उसकी दुकान पर जाती, अपने लिए 3-4 सूट ले आती। रवि के भी 2 बेटे थे, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज़ और नालायक थे। जब भी अरविंद के घर आते तो प्लेटें भर भर कर खाना डालते और आधा खाकर आधा झूठा छोड़ देते। अरविंद की बड़ी बेटी कहती भी थी कि खाना इतना डालो जितना ख़त्म कर लो, तुम लोगों का झूठा कौन खाएगा। तो आगे से बदतमीज़ी करते। उर्मिला के ससुराल के किसी रिश्तेदार की ओर से अरविंद की बेटी का रिश्ता आया था। लड़का अच्छा था। रेखा ने कहा कि अच्छा परिवार है, शरीफ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि हम आरती का रिश्ता तय कर दें। वैसे भी इंटर कर चुकी है, अब तो बेटा भी कॉलेज में आ गया है। अरविंद ने भी यही सोचा कि यही ठीक रहेगा, लेकिन कहने लगा, तुम तो जानती हो जो कमाता हूँ इस महंगाई के समय में सब खर्च हो जाता है। रेखा कहने लगी, मैंने कुछ जमा कर रखा है और मैं थोड़ा थोड़ा करके आरती का काफ़ी दहेज बना चुकी हूँ। आप क्यों चिंता करते हैं, बस शादी का ही खर्चा है। जहाँ भगवान ने आपकी बहनों की शादी करवा दी, मेरी बेटी की भी इज्जत से हो जाएगी। और उर्मिला कहती है कि दहेज का कम भी दिया तो कोई बात नहीं। अरविंद ने भगवान से ही प्रार्थना की कि जब बेटी तूने दी है तो तू ही इज्जत रखेगा। लेकिन जब रवि को पता चला कि आरती का रिश्ता उर्मिला के ससुराल से हुआ है, तो रवि ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगा कि आपने तो अपनी औकात दिखा दी और बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। अरविंद कहने लगा, इसमें ऐसी क्या बात है, तुम्हें बता तो रहा हूँ। वो कहने लगा, मुझसे पूछा तो नहीं ना। अरे कनिका के मायके वाले क्या मर गए थे? कनिका ने तो सोच रखा था कि अपने मामा के छोटे लड़के से आरती का रिश्ता करेगी, और आपने रिश्ता भी तय कर दिया। हमारी क्या औकात है आपकी नज़र में? आपने हमें वैल्यू ही नहीं दी। हम लोग आपकी बेटी की शादी पर भी नहीं आएंगे। ये सुनकर अरविंद ने बहुत समझाया कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, और वैसे भी आरती को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। शादी तो उसी ने करनी है, तो बच्ची की हाँ होनी भी ज़रूरी है। कनिका कहने लगी, साफ साफ कहिए ना कि दोनों का नैन मटक्का चल रहा था, वरना मेरे भाइयों के लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। ये सुनकर अरविंद के तन बदन में आग लग गई। आज तक वो सब कुछ सहन कर रहा था, लेकिन बेटी के बारे में ऐसी बात सहन नहीं कर सकता था। कहने लगा, कनिका ज़बान संभाल कर बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कहने की? हमारे घरों के ये संस्कार नहीं है कि नैन मटक्के किए जाएं और फिर शादी की जाए जैसे तुमने मेरे भाई से की। ये सुनकर तो कनिका आग बबूला हो गई। कहने लगी, रवि सुन रहे हो, तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? रवि भी लड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसके दोनों बेटे, एक 7वीं क्लास में था, एक 8वीं में, लेकिन कद काठी के दोनों ही लंबे थे। कनिका ने तो रोना पीटना मचा दिया। रेखा बार संभालने लगी कि क्या हो गया है। कहने लगी, भाई ने मुझ पर आरोप लगाया है। अरे अपनी बेटी की सच्चाई खुली तो मैं बुरी बन गई। मेरे चरित्र पर तुम्हारे पति ने आरोप लगा दिया। कनिका ने तो बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया, बहुत तमाशा लगाया। रवि गुस्से में आ गया। उसने तो अरविंद पर हाथ उठाने में भी देर नहीं की। उसने अरविंद को बहुत मारा। अरविंद का बेटा उस समय घर पर नहीं था, कोचिंग पढ़ने गया था। आरती चिल्लाने लगी, चाचा छोड़ो हमारे पिताजी को, क्या कर रहे हो? लेकिन वो तो अंधाधुंध अरविंद को मारे जा रहा था। अरविंद की पूरी कमीज उसने फाड़ कर रख दी। रेखा भी रोए जा रही थी, पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। शोर सुनकर मोहल्ले के कई लोग आ गए, लेकिन तब तक रवि के दोनों बेटे अरविंद की साइकिल तोड़ चुके थे और रवि अरविंद को अच्छा खासा घायल कर चुका था। वो सब लोग घर से निकल कर जा चुके थे। रेखा और आरती रोने लगे, क्योंकि अरविंद के मुंह से नाक से खून बहने लगा था।
वो ऐसा था जैसे अधमरा हो चुका हो। जब तक उसका बेटा वापस आया तब तक एक तमाशा सा लग चुका था। मोहल्ले वालों के साथ मिलकर वो अपने पिता को हॉस्पिटल ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई। अरविंद का पूरा शरीर दुख रहा था, बुखार तो वैसे भी कभी कभी रहने लगा था क्योंकि दिन भर मेहनत करके थक जाता था। घर आकर रवि कहने लगा, अब अरविंद के बच्चे को पता चलेगा जब उसकी बेटी का रिश्ता टूटेगा। अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है, ये कैसे रोज़ रुपए कमाता है। यहाँ मेरी कमाई टूट गई, मेरी दुकान बिकने पर आ गई है और ये नोट पर नोट कमा रहा है। बहनों की शादी उसने की और अब अपनी बेटी की भी शादी के बारे में निश्चिंत है। अरे ऐसा भी क्या है उसके समोसे में कि मेरी दुकान नहीं चल रही। मैं एक एक रुपये के लिए परेशान हूँ और अरविंद है कि उसका हाथ ही नहीं रुकता। जब जाओ उसके घर में अच्छा खाना बना होता है। अब मैं देखता हूँ कि उसकी बेटी की शादी कैसे होती है। रवि के अंदर अरविंद के लिए जलन थी, नफरत थी और वो ईर्ष्या की आग में ही जल रहा था। अरविंद का बेटा कहने लगा, पिताजी आप आराम करें, मैं चाचा को छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्त का बड़ा भाई पुलिस में है, मैं चाचा के खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अरविंद ने मना कर दिया, कहने लगा, नहीं बेटा, क्या अंतर रह जाएगा उसमें और हम में, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसका कर्म उसके साथ है और मेरा कर्म मेरे साथ है। भगवान मुझे मेरे धैर्य का फल ज़रूर देगा। अरविंद कहने लगा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता और तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या समोसे बेच दोगे? बहुत से लोग मेरे समोसों का इंतज़ार करते हैं। उसका बेटा कहने लगा, क्यों नहीं पिताजी, मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं क्यों शर्म करूँगा? मेहनत से कमाने में कैसी शर्म। और मैंने तो कभी किसी से ये शर्म भी नहीं की कि सबको ये ना बताऊँ कि मैं किसका बेटा हूँ या मेरे पिताजी क्या काम करते हैं। बल्कि मुझे तो गर्व है कि मेरे पिता मुझे मेहनत की रोटी कमा कर देते हैं। मेरे पिता ने कभी किसी का अधिकार नहीं मारा। अरविंद का बेटा समोसे बेचने लगा। सुबह कॉलेज भी जाता था और दोपहर से समोसे बेचने निकल जाता था। जब उर्मिला को पता चला कि रवि ने अरविंद के साथ ये हरकत की है तो उसने कहा कि मैं आज के बाद रवि से मिलूंगी भी नहीं। तीनों बहनों ने रवि से मिलना जुलना छोड़ दिया और तीनों बहनों ने अरविंद की बेटी के दहेज और शादी की तैयारियां शुरू की थीं। तीनों अच्छे घरों में गई थीं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थीं। आरती की शादी बहुत इज्जत के साथ हुई थी। जब रवि को पता चला कि आरती की शादी बहुत अच्छी और बड़ी इज्जत से हुई है तो वह हैरान था कि उसकी बेटी की शादी कैसे हो गई सकती थी। उसको बहुत गुस्सा आया था कि उसने तो अरविंद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी उसकी बेटी इज्जत से अपने ससुराल जा चुकी थी और तीनों बहनों ने रवि से बातचीत बंद कर दी। एक बार रवि घर आया तो पता चला कि उसके बेटे ने पड़ोसी लड़के का सर फोड़ दिया है और वो लड़का हॉस्पिटल में है। उस लड़के के पिता और भाई ने रवि के बेटे को जेल में बंद करवा दिया। वो रोता पीटता रह गया, ना तो अरविंद के पास जा सकता था, ना मदद मांग सकता था। कनिका रोए जा रही थी कि हाय मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरी ओर रवि की दुकान पर आग लग गई, पता नहीं चला और दूसरी पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। रवि तो ऐसे था जैसे पागल हो गया हो। एक तरफ बेटा जेल में बंद था, दूसरी ओर वो दुकान जिस पर उसके बाकी बहन भाइयों का भी अधिकार था। लेकिन सबका अधिकार छीनकर उसने वो दुकान खरीदी थी, आज राख का ढेर बन चुकी थी और वो अपना सर पीट रहा था, रो रहा था कि ये क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती क्या की थी। उसे लगा था कि दूसरों का अधिकार छीनकर वो अपना महल खड़ा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में ही भगवान दिखा देता है कि जो दूसरों के अधिकारों पर महल पर खड़ा करना चाहते हैं वो कैसे बर्बाद होते हैं। और रवि के साथ ऐसे ही हुआ था। कई बार लोग दूसरों का अधिकार छीनकर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब उसकी मार पड़ती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।